पर्सनल फाइनेंस हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और योर मनी में हमारी कोशिश होती है आपको हर वो जानकारी देने की जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी होती है, आपके निवेश पर सही राय देने की और साथ ही आपको आगाह करने की। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आज योर मनी में हम ऐसी ही कोशिश लेकर फिर हाजिर हैं और मेरे साथ आज हैं अपनापैसा.com के हर्ष रुंगटा। आपका स्वागत है हर्ष। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज योर मनी में कहाँ रहेगा फोकस। L&T इंश्योरेंस ने लॉन्च की नई सुपर टॉपअप पॉलिसी। क्या है इसके फीचर्स और टॉपअप पॉलिसी के क्या है फायदे, जानेंगे एक्सपर्ट की राय। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स प्लानिंग करने के लिए बचें, बस चंद दिन हैं और आखिरी वक्त पर कैसे पाएं टैक्स छूट, बताएंगे योर मनी में आज। और आज फंड में पैसे लगाना कितना सुरक्षित, बताएंगे आज फंड में पैसे लगाने के टिप्स। शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। L&T इंश्योरेंस ने आज हेल्थ मेडिश्योर सुपर टॉपअप प्लान लॉन्च किया है। इस पॉलिसी के तहत आप मौजूदा हेल्थ पॉलिसी पर 3 से 20 लाख तक का टॉपअप कवर ले सकते हैं। वहीं 60 साल की उम्र के बाद यहां आपके प्रीमियम भी जो है वो नहीं बदलेगा। इस टॉपअप पॉलिसी में प्री और पोस्ट हॉस्पिटल के खर्च भी शामिल होंगे। कैसे है ये पॉलिसी, साथ ही टॉपअप जो प्लान है इसका, उसकी क्या जरूरत होती है, अब इस पर करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले यहाँ पर जिन्होंने टॉपअप पॉलिसी का ऐलान किया है उसे आप कैसे देखते हैं, आपके मुताबिक कैसा है ये प्लान? देखने में तो अच्छा लग रहा है प्लान जो अभी तक देखा है। टॉपअप का एक रिक्वायरमेंट ये होता है कि एक लेवल के ऊपर अगर आपके खर्चे चले जाते हैं तो उसको मीट करने के लिए टॉपअप पॉलिसी होती है। एक इम्पॉर्टेंट होता है, अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, आपका एम्प्लॉयर ने आपको समझो 2 या 3 लाख का कवर दे रखा है लेकिन वो इनफ नॉर्मली ना हो तो उसके लिए आप टॉपअप ले लें, जिसमें पहला 2-3 लाख आप उस एम्प्लॉयर पॉलिसी से ले लें और बाकी के आप टॉपअप प्लान से दे सकते हैं। तो बहुत ही और बहुत सस्ता होता है। जो अभी तक मार्केट में टॉपअप प्लान्स हैं ये सुपर टॉपअप प्लान्स है। फ़र्क इसमें इतना है कि टॉपअप प्लान्स में डिडक्टिबल है, जो 2 लाख की मैंने बात कही वो हर हॉस्पिटलाइजेशन में डिडक्ट होगा। यानी कि सब जो पहली बार 1.5 लाख का बिल आया, फिर 1.5 लाख का बिल आया और डिडक्टिबल अगर 2 लाख है तो रेगुलर टॉपअप प्लान में चूंकि डिडक्टिबल से कम है दोनों ही हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसीज, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सुपर टॉपअप में क्यूमुलेटिवली देखते हैं तो 1.5 लाख, अगले 1.5 लाख में से 50,000, अब 1 लाख रुपया जो है वो एलिजिबल हो गया सुपर टॉपअप में। सुपर टॉपअप की पॉलिसी L&T के पास है, एक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पास है। बाकी जो सारी मार्केट्स में पॉलिसी हैं वो टॉपअप पॉलिसीज हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जनरली टॉपअप पॉलिसीज के बारे में ही चर्चा करूँ आपसे, तो एक तो हेल्थ प्लान हमने ले लिया है, उसके ऊपर क्या हम सेम कंपनी से ही टॉपअप प्लान ले सकते हैं या दूसरी कंपनी से भी लिया जा सकता है? आप बिल्कुल दूसरी कंपनी से भी ले सकते हैं टॉपअप प्लान, कोई ज़रूरी नहीं है सेम कंपनी में लेने में। इनफैक्ट टॉपअप प्लान के लिए वो नॉर्मली अगर आप प्रूफ दे देते हैं कि लोअर वैल्यू के लिए आपने दूसरी कंपनी में क्लेम सबमिट किया है तो वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांगेंगे, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे। लेकिन सेम कंपनी रहता है तो अच्छा है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अगर एक ही कंपनी के पास आपका बेसिक पॉलिसी भी है और सुपर टॉपअप भी है तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आप प्रयत्नशील हो रहना चाहिए आपको, ऐसी बात नहीं है। अगर हो जाए दोनों एक ही कंपनी से तो बेटर है। बहुत अच्छा है। लेकिन किस तरह के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है एक टॉपअप पॉलिसी होना? अब अगर फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही यंग 24 साल का कोई इंसान है, उनके पास सिर्फ एक हेल्थ प्लान है, अभी अभी उन्होंने लिया हुआ है, क्या उनके लिए बहुत अनिवार्य है या एक फैमिली, शादीशुदा बच्चों के समेत जो परिवार रहता है उनके लिए टॉपअप पॉलिसी लेना बहुत ज़रूरी है? ऐसा कुछ सेग्रीगेटेड है? टॉपअप प्लान्स के 2 पहलू हैं। पहला ये कि अगर कोई बहुत बड़ी विपदा आ जाए तो एक जो नॉर्मल प्लान होगा वो नॉर्मली प्रोवाइड नहीं करेगा, तो उस समय आपके लिए ये बड़ी विपदा के लिए काम आता है। फर्स्ट रीजन तो उसमें तो सभी को चाहिए, यंग आदमी के भी विपदा आ सकती है, ओल्ड आदमी के भी।
फिर एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये कंटिन्यूअस पॉलिसी है। तो आज जो 2 लाख 3 लाख रुपए ठीक लग रहे हैं, मेरे ख्याल से 5 साल में वो ठीक नहीं लगेंगे। तो टॉप अप पॉलिसी शुरू में विपदा के लिए है, बाद में इन्फ्लेशन के लिए है, और चूंकि प्रीमियम लो हैं इसके, इसलिए ये बहुत ही यूजफुल एडिशन है। इतना लो प्रीमियम है कि ये सभी को लेना चाहिए। बहुत ही रीजनेबल प्रीमियम्स टॉपअप्स के हैं, और इसमें भी आपको हिस्ट्री अपनी बिल्ड कर लेनी चाहिए, ताकि जब इन्फ्लेशन की वजह से आपको इस पॉलिसी की ज़रूरत पड़े, उस समय आपका जो भी प्री एग्जिस्टिंग का पीरियड है वो सब खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ पे प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जिक्र किया हुआ है, उसका मतलब क्या है यहाँ पर? तो ये तो हर पॉलिसी में, हेल्थ पॉलिसी में है कि अगर समझो आप सीधे हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होते हैं, पहले अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, हो सकता है उसने कोई एमआरआई करवाया, कोई टेस्ट करवाया, और उस टेस्ट के रिजल्ट के मुताबिक आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ा। ओपीडी चार्जेस और ओपीडी चार्जेस, इन्वेस्टिगेशन चार्जेस, और फिर हॉस्पिटल से निकलने के बाद उन्होंने कोई दवाइयाँ लिख के दी जो तो हॉस्पिटल में जाने से पहले थोड़े दिन जो हॉस्पिटल से रिलेटेड एक्सपेंस है, और हॉस्पिटल से निकलने के बाद थोड़े दिन जो हॉस्पिटल से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, प्री एंड पोस्ट। और ये बकायदा मेरे ख्याल से नॉर्मली हर हेल्थ पॉलिसी में अवेलेबल है। टैक्स छूट को ध्यान में रखकर क्या ये पॉलिसीज कंसिडर करनी चाहिए? सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्स छूट को ध्यान में रखना मतलब ठीक नहीं है, लेकिन टैक्स छूट मिलती है इस पे। जो रेगुलर हेल्थ पॉलिसी पे टैक्स छूट है, 15 साल की बिलो 60 इयर्स एंड 20,000, 15,000 बिलो 60 इयर्स, 20,000 अबव 60 इयर्स, एंड सेम 15 एंड 20 फॉर पेरेंट्स, एडिशनल लिमिट वो इसमें भी अवेलेबल है, जो एक नॉर्मल हेल्थ पॉलिसी में अवेलेबल है। ये तो बात हुई टॉप अप प्लान और सुपर टॉप अप प्लान की, लेकिन मैं जनरली अगर मैं एक हेल्थ प्लान की बात करूं तो लेने से पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? ऑब्वियसली आप अगर सिंगल हैं या फैमिली के साथ है, उसके मुताबिक ही आप अपने लिए हेल्थ प्लान लेंगे, बट एक रफ स्केच क्या होना चाहिए? मेन पॉइंट्स आपको क्या ध्यान में रखने चाहिए हेल्थ प्लान लेने से पहले? सबसे इम्पोर्टेंट आज की तारीख में मेरे ख्याल से अमाउंट ऑफ कवर है। एब्सोल्युटली। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, और इसमें टॉप अप प्लान या सुपर टॉप अप प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा है कि छोटी अमाउंट आप 3 से 2, 3, 5 लाख का इंडिविजुअल कवर आपका हो, और उसके ऊपर आप टॉप अप ले सकते हैं। टॉप अप आपका शायद फैमिली फ्लोटर आप ले सकते हैं। तो एक ये हो गया अमाउंट। उसके बाद मेरे ख्याल से 2-4 चीज़ें हैं, आप ये देख लें कि कोई रूम टाइप का रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। सब लिमिट्स एक बहुत ही कोई पॉलिसीज में सब लिमिट्स होती हैं, जो स्पेशली अगर रूम रेंट की सब लिमिट है तो वो बहुत ही एक आपका जो क्लेम अमाउंट को कम करने का रोल प्ले करती हैं, या टाइप ऑफ रूम की लिमिट है, या टाइप ऑफ सिटी की लिमिट है, ये चीज़ें देख लेनी चाहिए। क्लेम लोडिंग का एक इशू हुआ करता था, वो अब शायद काफ़ी कम हो गया है। चलिए, तो यहाँ तो हमने बात कर ली है हेल्थ पॉलिसीज़ की, लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। योर मनी में अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। मेरे साथ बने हुए हैं अपना पैसा.com के हर्ष रुंगटा। लेते हैं सौरभ हाजरा का सवाल। इन्होंने हमें ईमेल भेजा है, और हर्ष, इन्होंने अपने लिए क्यूलिक प्लान लिया हुआ है मैक्स फ्लेक्सी फॉर्च्यून, और साथ ही जो ये प्रीमियम भरते हैं इसके लिए वो है 30,000 रुपये सालाना। जानना चाहते हैं कि ये किसी टर्म प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। और दूसरा, टैक्स सेविंग के लिए ये म्यूचुअल फंड्स में लंप सम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इंश्योरेंस की बात करते हैं, जो इन्होंने बिल्कुल गलती से इन्वेस्टमेंट का तरीका समझ लिया है, और जैसे कि इन्होंने पूछा भी है कि इन्हें इन्वेस्टमेंट करनी है टर्म प्लान में, और जो यूलिप प्लान इन्होंने लिया है आई एम वेरी श्योर इन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ही लिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग मैक्स फ्लेक्सी फॉर्च्यून यूलिप प्लान पे बात करते हैं इनके। तो ये तो सीजन है टैक्स प्लानिंग, सो इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट का। तो जो अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जो प्लान लिया है, चार्जेस अभी भी हाई हैं। पहले साल में प्रीमियम एलोकेशन 5% दिया, इस साल ऑनवर्ड्स 4% है प्रीमियम का।
और पॉलिसी एलोकेशन चार्जेस हैं 600 से लेके 960 रुपए तक की, तो 2 से 3% हो, यानी 7% आपका प्रीमियम का तो चार्जेस में ही चला जाएगा जी। अगर इनकी फंड परफॉर्मेंस की बात करें, फ्लेक्सी फॉर्चून ग्रोथ सुपर फंड, उसका चाहे 1 साल का परफॉर्मेंस ले चाहे 3 साल का लें, निफ्टी के मुकाबले में वो फंड परफॉर्मेंस भी लो है। तो फंड परफॉर्मेंस पुअर है, चार्जेस हाई हैं, मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। फॉर्चुनेटली नए प्रोविजंस के अंडर में लिया है, इसको डिसकंटिन्यू कर दें, कुछ नहीं करना है, बस और प्रीमियम ना भरें। जब प्रीमियम ड्यू डेट के 15 दिन बाद या 30 दिन बाद ये डिसकंटिन्यूएशन फंड में चला जाएगा। पैसे अभी नहीं मिलेंगे, पैसे 5 साल पॉलिसी के 5 साल पूरे होने से मिलेंगे, लेकिन जो भी फंड की वैल्यू है उसमें से एक डिसकंटिन्यूएशन चार्ज कटेगा, मैक्सिमम 6000, बाकी पे आपको 4% मिलेंगे और वो पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे। तो ये तो रहा इस पॉलिसी का हाल। ठीक है। सेकंड, टैक्स की छूट जाने दीजिए, अपने परिवार की सोचिए। अगर आपको कुछ हो जाता है तो उनका क्या होगा, उतनी प्लीज आप एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन लीजिए। टैक्स की छूट मिलती बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन प्लीज आप इंश्योरेंस के तरीके से उसे देखिए। बिल्कुल। यहाँ पे हालांकि इन्होंने अपनी कुछ खास डिटेल्स नहीं दी हैं, इनकम डिटेल्स नहीं दी हैं, साथ ही परिवार की भी डिटेल्स नहीं दी है। रफली आपको कितना टर्म कवर इनको लेना चाहिए? सो रूल ऑफ द थंब करीबन यंग अगर हैं तो 15 गुना, थोड़े से कम यंग है अगर 35-40 साल से ज़्यादा है तो 12 गुना, 50 के ऊपर हैं तो 10 गुना, ऐसे आप करीबन सालाना इनकम का परसेंटेज मल्टीपल लगा सकते हैं जी। और जहाँ तक सवाल टैक्स सेविंग का है, उसको इन्वेस्टमेंट सही है तो प्योर इन्वेस्टमेंट करिए। ये अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल हाई है, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो लमसम भी करिए, लेकिन नॉर्मली अगले साल से कम इस साल तो लमसम कर दीजिए, एक साथ जो भी बचा है आपका 1 लाख में वो कर दीजिए, लेकिन अगले साल से प्लीज आप अप्रैल से ही शुरू करिए, महीने दर महीने सिप करिए इन ELSS। और वरना इस साल अगर रिस्क प्रोफाइल आपकी हाई नहीं है तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डालिए, नहीं है तो खोल दीजिए, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। एक अदर टैक्स सेविंग, उसको मैं टैक्स सेविंग के साथ नहीं जोड़ना चाह रहा था, लेकिन अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, रेलवे एम्प्लॉय शायद इन्होंने कहा है, तो शायद हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन जो अभी हमने सुपर टॉपअप की बात की उस टाइप की पॉलिसी ले। लेकिन अगेन ऑल्दो टैक्स डिडक्शन है, प्लीज टैक्स डिडक्शन के लिए सिर्फ ना लें, टैक्स डिडक्शन से आपका कॉस्ट कम हो जाता है। पॉलिसी लें, अगर वो ज़रूरत है तो उसकी पॉलिसी लें आप, और वो सुपर टॉपअप इनके लिए सही रहेगा क्योंकि एक बेस पॉलिसी शायद इनको रेलवेज प्रोवाइड करेगा, उसके ऊपर के लिए ये शायद सुपर टॉपअप पॉलिसी ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ सौरभ को तो हमने तमाम सलाह दे ही दी है, लेकिन हर्ष यहाँ पे चूंकि अभी 1 सवा 1 महीना बचा हुआ है टैक्स प्लानिंग के लिए, तो दर्शकों को जनरली भी मैं चाहूँगी आप सलाह दीजिए कि कहाँ कहाँ ये टैक्स सेविंग कर सकते हैं और समय का फ़ायदा उठा सकते हैं, जल्द से जल्द अपनी प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले टैक्स सेविंग में सीजन है, इसलिए इंश्योरेंस का जायजा पहले ले लें, क्योंकि वो तो कराना अनिवार्य है। टैक्स से उसका मैंने जैसे कहा कॉस्ट कम हो गया, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे मेडिक्लेम हो, चाहे क्रिटिकल इलनेस हो, ये तीनों चीज़ आप कर लीजिए और प्योर इंश्योरेंस पॉलिसीज लीजिए, उसमें इन्वेस्टमेंट मिक्स मत करिए। उसके बाद भी कुछ बचता है, आपको सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए करना है, रिस्क अगर नहीं लेनी है तो PPF एक बहुत ही अच्छा साधन है और लॉन्ग टर्म है। अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो आप ELSS में पैसे लगा सकते हैं, अच्छे रिटर्न दिए हैं, 3 साल का लॉक इन रहेगा उसमें। अगले साल के लिए प्लीज़ आप पहले से शुरू कर दीजिए, महीने दर महीने करिए, एक साथ में मत करिए। इक्विटी में एक साथ में पैसा लगाना बहुत समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जैसे कि वोटर अकाउंट में हमने देखा, उम्मीद वैसे नहीं करनी चाहिए थी और उम्मीद के मुताबिक ही कुछ निकला नहीं, लेकिन आपको लगता है कि अगली सरकार अगर आती है उसका इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद जब बजट पेश होता है उसके बाद ही अपनी टैक्स प्लानिंग की शुरुआत की जाए? कोई भी सरकार आएगी वो उस साल का मतलब 2014-15 का टैक्स प्लानिंग में कोई एडिशनल चीज़ दे सकता है, लेकिन इतना क्या भयंकर चेंज होगा जिससे, तो अगर ELSS फॉर एग्जांपल है, बाकी चीज़ों के लिए आप वेट कर सकते हैं, PPF के लिए वेट कर सकते हैं, ऑल्दो अगेन मुझे कोई रीज़न नहीं दिखता वेट करने के लिए। PPF में निवेश जारी रह सकता है, इवन ELSS में मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ उसका शुरू कर दीजिए, जो भी सालाना करना है 1/12 डिवाइड करिए, अप्रैल से उसको शुरू कर दीजिए, वेट मत करिए।
जुलाई में अगर कुछ आता है उस समय आप फाइन ट्यून कर सकते हैं। 4 महीने क्यों जाने दे रहे हैं आप? जो जुलाई में जब भी आएगा 4 महीने का पीरियड आप क्यों जाने दे रहे हैं? चलिए, तो यहाँ पर जल्द से जल्द अपनी टैक्स सेविंग की प्लानिंग आपको शुरू कर देनी चाहिए, यही सलाह आपको योर मनी में दी जा रही है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद करेंगे चर्चा आर्ट फंड पर, देंगे आर्ट फंड में निवेश करने के टिप्स, लेकिन इस ब्रेक के बाद बने रहिए। वेलकम बैक। अगर आप आर्ट लवर हैं और आर्ट कलेक्ट करते हैं तो आज योर मनी में हम आर्ट निवेश पर चर्चा करेंगे। बताएंगे आपको कि निवेश के लिहाज से आर्ट कैसा ऑप्शन है और किस तरह के निवेशक को आर्ट में निवेश करना चाहिए। हर्ष, सबसे पहले तो जानना ही चाहूंगी मैं कि आर्ट में निवेश कैसे किया जा सकता है? क्या आर्ट फंड्स होते हैं या महज आपको पेंटिंग खरीद कर ही आप आर्ट में निवेश कर सकते हैं? आर्ट फंड्स भी हैं, एक आध आर्ट फंड्स भी हैं, पोर्टफोलियो भी कई लोगों ने शुरू कर रखे हैं, प्राइवेट वेल्थ ग्रुप्स जो होते हैं, और डायरेक्टली तो आप खरीद ही सकते हैं जी। तो कोई भी तरीका आप अपनाइए। आर्ट अगर आप शौकीन हैं तो वो तो शौक की बात है, मुझे कोई भी चीज़ का शौक हो सकता है और उसके लिए मेरे पास पैसे हैं तो मुझे पूरा करना चाहिए। लेकिन अगर हम आर्ट एज एन इन्वेस्टमेंट की बात करें, यानी निवेश की, तो एक जो इन्वेस्टमेंट का एक मापदंड होता है, सेफ्टी, रिटर्न। ओके, तो पहली बात तो रिटर्न आंकने का कोई इसमें मापदंड ही नहीं है। कोई देयर इज नो सेंसेक्स, देयर इज नो निफ्टी। बिल्कुल। इनफैक्ट मेरी एग्जिस्टिंग पेंटिंग की क्या वैल्यू है, इतनी प्राइस डिस्कवरी इतनी पुअर है कि लोगों को पता नहीं होता है कि ये जब ऑक्शन में जाएगी कितने में बिकेगी, बिकेगी कि नहीं बिकेगी, वो भी सवाल उठता है। तो आज जो पड़ी हुई है मेरे पास पेंटिंग, उसकी क्या वैल्यू है ये शायद कोई नहीं जानता, चाहे वो पेंटर बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, चाहे बड़ा से बड़ा हो। और ऐसे कई उदाहरण है। अब पेपरों में ये आता है कि फलां की पेंटिंग $3 मिलियन में बिकी। इंडियन में 3 मिलियन 4 मिलियन इंडिया में बड़ा होता है, फॉरेन की हम पढ़ें तो $300 मिलियन 400 मिलियन भी होते हैं। तो ये तो पेपरों में आ जाता है। ये पेपरों में नहीं आता है कि कई पेंटिंग्स तो बिकी ही नहीं, कोई पूछता भी नहीं है। और कई पेंटिंग्स जिनकी कोई जमाने में मिलियन की वैल्यू होती थी, उसकी आज थाउजेंड्स की भी वैल्यू नहीं है। तो ये जो बुरी खबरें हैं वो नहीं आती, और आपको रिटर्न कितना है ये पता करना बहुत ही मुश्किल है। तो एक हाउ कैन इट बी एन इन्वेस्टमेंट जहाँ पे सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही हाईली फ्लक्चुएटिंग मार्केट है, और रिटर्न तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन डू रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, देन यू ऑब्वियसली आपका जो एक्सपेक्टेशन रिटर्न का होगा वो हाई होगा। अब वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये इतना ज्यादा डाउटफुल है कि आर्ट को एज एन इन्वेस्टमेंट कहना मेरे ख्याल से दैट इटसेल्फ इज इन डाउट। और चीजें देखें, लिक्विडिटी वेरी पुअर, आपको बेचना है, लोन लेना है, उसके अगेंस्ट में लोन नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कराना है तो उसकी क्या वैल्यू पे इंश्योरेंस, कौन इंश्योरेंस देगा, किन चीजों के लिए इंश्योरेंस देगा, उसको मेंटेनेंस कॉस्ट आप देखिए। आपके बच्चे ने उस पर लीक लिकोड़े कर दिए, आपके जो 1 करोड़ की चीज थी वो हजारों की हो गई। बिल्कुल। उसको वापस रिस्टोर करने का कॉस्ट इज वेरी हाई। मोल्ड लग गया, टर्माइट लग गई, उस पर कोई चाय स्पिल हो गई, मतलब इतना मेंटेनेंस का उसका प्रॉब्लम है कि इसे इन्वेस्टमेंट कहना मेरे ख्याल से गलत होगा। शौक इसको कहा जा सकता है, और कोई कोई शौक से पैसे भी कभी कभार बन जाते हैं, और नहीं बने ही होते हैं। और नहीं बने तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। शौक में तो पैसे लगते हैं, आपको बनने की उम्मीद होनी नहीं चाहिए। शौक बड़ी चीज होती है। लेकिन ये तो बात हुई है फिजिकल पेंटिंग की। आपने कहा आर्ट फंड्स भी होते हैं, तो वो किस तरह से काम करते हैं? आप कह रहे हैं कोई बेंचमार्क नहीं होता, तो फिर वो फंड्स में किस तरह से पैसे लगाए जाते हैं? फंड मैनेजर कैसे पैसे लगाता है, कैसे उसको हैंडल करता है? तो ये आर्ट फंड्स जो भी एक आधे जो नॉन आर्ट फंड्स हैं बहुत ही डिजास्टरसली परफॉर्म किया है। बिल्कुल।
और ये पूरा आर्ट का जो वर्ल्ड है, दुनिया भर के फेक्स चलते हैं इसमें। ओके जी, तो कोई बहुत बड़ी अच्छा, प्रॉब्लम है। आपने कोई आर्टिस्ट खरीद लिया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, अगर वो अभी भी जीवित है, उसने और पेंटिंग्स दनादन दनादन बनानी शुरू कर दी, तो सब पेंटिंग, मतलब ये इतना मूविंग पार्ट है कि इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ स्थिरता तो चाहिए। तो इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल से बोला नहीं जा सकता। तो इन आर्ट फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन अगर शौक के लिहाज से आप कोई पेंटिंग खरीदना चाहते हैं तो उसे ज़रूर खरीदिए और अपने घर को सजाइए। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पर आने के लिए। और योर मनी में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।